नमस्कार, 5 की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अभिषेक, मुंबई के स्टूडियो से। मेरे साथ दिल्ली से हैं सुशील बहुगुणा। अफगानिस्तान छोड़ने की जद्दोजहद है उन तमाम लोगों की जो वहां के बाशिंदे हैं या डरे हुए हैं तालिबानी सरकार से, या जो पिछली सरकार में कुछ अहम जगहों पर थे, अहम ओहदों पर थे। लेकिन डरे तो वो लोग भी हैं जो फंस गए हैं, जैसे कि भारत के 200 लोग, जिसमें आईटीबीपी के 100 जवान भी हैं और 100 विदेश मंत्रालय के लोग हैं। और अफरा तफरी का माहौल आप देखिए कि किस कदर, इन 3 तस्वीरों को आप समझ सकते हैं। जब प्लेन के साथ लोग ऐसे दौड़ रहे हो जैसे मान लो कि उस पर चढ़कर आप कहीं बाहर जा सकते हैं, इस उम्मीद में। ये नाउम्मीदी की कितनी हद होगी कि कोई आदमी जिसे पता है कि प्लेन के अंदर जो लोग बैठ चुके हैं उनके अलावा कोई और नहीं जा सकता है, लेकिन इस प्लेन के साथ फिर भी दौड़ रहे हैं। ये बताता है कि किस तरीके की घबराहट, बेचैनी और मायूसी लोगों के बीच में होगी। 20 साल एक लंबा वक्त होता है तब जब लोग आपके साथ रच बस जाते हैं, एक आप अच्छी जिंदगी जीने लगते हैं दूसरे पैसे के वजह से, क्योंकि अमेरिका की मौजूदगी वहां पर बहुत कुछ दे देती है और तालिबान उससे बहुत दूर दिखाई देता है। और आपको एक तीसरी तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें अफरा तफरी का माहौल है। लोग प्लेन के अंदर चढ़ने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश है। और एक प्लेन में वो लोग थे जो टायर के पर बैठ कर भागने की कोशिश कर रहे थे। उनको उम्मीद थी कि हो सकता है कि ये टायर कभी बंद ना हो, और ऊपर आसमान में जाके जब प्लेन आसमान में उड़ान भरता है तो ये 2 लोग गिर जाते हैं एक के बाद एक। इस तरीके का हाल है इस समय। अंदर से बहुत कुछ है जो इस समय लोगों को परेशान किए हुए है। पूरी दुनिया की निगाहें इस समय तालिबान की इस सरकार पर हैं जो कि बनने जा रही है एक तरीके से, और बेचैनी सबके बीच में है। हमारे यहाँ पे यानी कि भारत भी बेचैन हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की शह पर जिस तरीके से तालिबान की सरकार बन रही है और जिस तरीके से चीन के साथ वो दिखाई दे रहा है, जाहिर सी बात है भारत के लिए बेचैन और परेशान होने के बहुत सारे वजह हैं। उमा, बताएं कि पाकिस्तान की शह से जो तालिबान कर रहा है या तालिबान की सरकार बन चुकी है, अब ये एक हकीकत है। भारत इसको किस तरीके से देख रहा है और भारत के लिए किस तरीके की चुनौतियां आने वाले वक्त में होंगी चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की वजह से? देखिए, भारत के लिए चुनौती साफ है कि जिस तरह से पिछली बार भी तालिबान ने अपनी सरकार बनाई थी, भारत ने उसको मान्यता नहीं दी थी, और जब तालिबान का रेजिम खत्म हुआ तो भारत ने अफगानिस्तान के एक तरह से पुनर्निर्माण में काफी बड़ा योगदान दिया। बहुत पैसा भारत ने वहां खर्च किया है, कई सड़क से लेकर संसद तक वहां की बनाई है भारत ने। और अब जब वहां पे तालिबान का फिर से कब्जा हो गया है तो जाहिर सी बात है कि जो भारत ने जो प्रोजेक्ट वहां पे पूरे किए हैं उसको लेकर एक सवालिया निशान है। हालांकि अब वो अफगानिस्तान की प्रॉपर्टी भारत उसको बताता है, क्योंकि भारत ने अपना प्रोजेक्ट पूरा करके अफगानिस्तान को सुपुर्द कर दिया। लेकिन जिस तरह से वहां पे भारत की मौजूदगी थी, जो जिस तरह से विकास के काम में भारत योगदान दे रहा था, उसके लिए बड़ा झटका है तालिबान का इस तरह से वहां पर आ जाना। और जो जिक्र आप कर रहे थे कि 200 के करीब जो भारतीय वहां पर हैं, अभी फंसे हुए हैं, चाहे वो एम्बेसी के स्टाफ हों या फिर दूसरे पर्सनल हों, तो उनको निकालना भारत के लिए एक चुनौती है। और लगातार हम जिन अधिकारियों से बात करते रहे, उन्होंने ये बताया कि समीक्षा बैठक चलती रही है हमेशा लगातार, और सिचुएशन को एसेस करके उनको निकालने की जो बात है उस पर एक फैसला लिया जाएगा और उनको निकाला जाएगा। कोई भी ऐसी सूरत नहीं आने दी जाएगी जिससे उनके जान को खतरा हो। दूसरी तरफ ये देखिए कि तालिबान ने यह भरोसा दिया हुआ है कि किसी भी विदेशी राजनयिक को, दूतावास को या कोई संस्था को उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये एक टेस्टिंग टाइम जो है वो तालिबान के लिए भी है कि क्या काबुल पे कब्जे के बाद वो अपने इस भरोसे पे कायम रहता है, अपनी इस बात पे कायम रहता है या नहीं रहता है। तो इस पूरे मद्देनजर ये अहम बात है कि ज्यादा से ज्यादा देशों ने वहां से अपने दूतावास को, अपने मिशंस को खाली कर दिए हैं, लेकिन टर्की, चीन, पाकिस्तान, ये ऐसे मुल्क हैं, रूस, जिन्होंने ये ऐलान किया है कि वो अपने दूतावास को खाली नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो नई सरकार का फॉर्मेशन वहां पे तालिबान की तरफ से होगा, जब भी होगा आने वाले कुछ दिनों में, तो दूसरे देश भी चाहेंगे कि उसके साथ एक रिलेशन बना के चला जाए। और राजनयिक संबंध इसलिए भी वो शायद तोड़ना ना चाहते होंगे। अगर पाकिस्तान की बात अलग कर दे तो बाकी मुल्कों की जो हम बात कर रहे हैं, चाहे वो टर्की हो, चाइना हो, रूस हो, तो उनकी कोशिश ये रहेगी कि अपने राजनयिक सूत्रों का इस्तेमाल करके, संपर्क का इस्तेमाल करके तालिबान को एक ऐसी दिशा में ले जाने की कोशिश करे जहां पे कि वो एक ऐसा शासन दे जिससे लोगों को तकलीफ ना हो। और ये कोशिश अमेरिका की भी होगी। हालांकि अमेरिका समेत तमाम कई देश ये बात पहले ही जाहिर कर चुके हैं कि
जबरन हथियाई गई सत्ता को वो मान्यता कभी नहीं देंगे। तो आने वाला टाइम दो लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एक तो अभी जो ग्राउंड से रिपोर्ट्स आ रही है जिसमें ये देखने को मिल रहा है, बहुत सारे ऐसे वीडियोज आए हैं जिसमें तालिबान के लड़ाके जो हैं वो उन एसयूवीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जो पहले अफगान सिक्योरिटी फोर्स करते थे, और वो अपना झंडा लहराते हुए काबुल शहर में चल रहे हैं। घर घर वो जाकर उन्होंने इस बात की तस्दीक करनी शुरू की है कि कहाँ कौन है, कहाँ अधिकारी हैं, कहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने विदेशी राजनयिकों की मदद की है। जो गन्स हैं वो उन्होंने अपने कब्जे में लेने शुरू किए हैं। अगर वो सरकारी शस्त्र हैं तो उनको तुरंत वो कब्जे में लेते हैं। तोलो न्यूज के मुख्यालय में भी तोलो न्यूज की तरफ से खुद ही ट्वीट किया गया कि तालिबान वहां पहुंचे और जो गन्स सरकार की तरफ से दिए गए हैं उनको अपने कब्जे में लिया। तालिबान ये अपनी तरफ से दलील दे रहे हैं कि क्योंकि अब तालिबान वहां आ गया, सब कुछ सिक्योर हो गया, इसलिए लोगों को अपने पास गन रखने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ जो जेल तोड़कर जो भगाए गए आतंकवादी थे और जो अपराधी थे, उनका तांडव भी काबुल की सड़कों पे शुरू हो गया है। और शिया और सुन्नी का डिवाइड भी जो एक देखने में नजर आ रहा है कि अगर शिया कम्युनिटी के कुछ लोग हैं, अगर उनकी कोई गाड़ी है या उनकी कोई संपत्ति है तो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश जो है वो भी की जा रही है। तो धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि तालिबान काबुल में अपने असली रंग में आ रहा है। अभी थोड़ा सा वो संयम दिखा रहा है क्योंकि बड़ी तादाद में अभी भी विदेशी सेना जो है वो काबुल में मौजूद है, चाहे वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ही क्यों ना हो। तो इसलिए वो एक बार 30 अगस्त के बाद जब सब निकल जाएंगे, वो एक डेडलाइन है, तो उसके बाद तालिबान और अपने असली रंग में आएगा। लेकिन वो एक कोशिश करेगा जरूर कि दुनिया को इस मुगालते में रखे या ये आंख में धूल झोंकने की कोशिश करे कि वो एक शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता स्थापित करके आगे बढ़ रहा है ताकि उसको मान्यता मिल सके। लेकिन दुनिया तालिबान के इस खेल को जान चुकी है। अब देखना है कि आगे वर्ल्ड कम्युनिटी यूएनएससी की अब से थोड़ी देर के बाद बैठक भी है, तो क्या कुछ उस पर एक फैसला लिया जाता है और किस तरह से तालिबान में एक राजनीतिक समाधान के अफगानिस्तान में एक राजनीतिक समाधान के तौर पे आगे बढ़ने की बात होती है। अभिषेक, शुक्रिया। भारत की करीबी नजर बनी हुई है, कई वजह हैं वैसे तो, लेकिन सबसे बड़ी वजह है कि जो हमारे लोग इस समय वहां पर फंसे हुए हैं। 200 से ज्यादा भारतीय अब भी हैं। काबुल की घटनाओं पर भारत की पैनी नजर इसलिए भी बनी हुई है, हमारे सुरक्षाकर्मी 100 के करीब सुरक्षाकर्मी हैं, हमारे 100 से ज्यादा विदेश मंत्रालय के कर्मचारी हैं या विदेश मंत्रालय से जुड़े हुए लोग हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं, जिनको बाहर निकालना इस वक्त में हमारी प्राथमिकता है। कैबिनेट सचिव ने भारतीयों को निकालने के लिए एक बेहद अहम बैठक बुलाई है। काबुल में ये जो कर्मचारी फंसे हुए हैं, तालिबान ने चूंकि कर्फ्यू लगा दिया है इसलिए आवाजाही की इजाजत नहीं है, तो ऐसे में तमाम लोगों को उन जगहों पर, सुरक्षित जगहों पर पहुंचना और जहां से भारत उन्हें इवैक्यूएट कर सके, उन्हें निकाल सके, ऐसी जगहों पर पहुंचना थोड़ा सा एक चुनौती भरा काम है। भारत ने एक C-17 विमान भेजा है जो हवाई अड्डे पर खड़ा है। समस्या ये है कि भारतीयों को कैसे हवाई अड्डे तक लाया जाए। सवाल उठ रहा है कि भारत ने समय पर कदम क्यों नहीं उठाए, और बीते दिनों के जो हालात बदल रहे थे पिछले कुछ दिनों से, वो अगर तेजी से बदल भी रहे थे तो भारत का प्लान बी या दूसरा इमरजेंसी प्लान क्या था, आपातकाल के लिए भारत ने क्या व्यवस्था की थी। ये तमाम बड़े सवाल हैं जिनका जवाब शायद विदेश मंत्रालय के पास हो। और हमारे साथ हमारी सहयोगी नीता शर्मा है। नीता, क्या रणनीति बना रही है भारत सरकार काबुल में फंसे, अफगानिस्तान में फंसे अपने लोगों को निकालने के लिए? सुशील, इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जो काबुल का जो एयरपोर्ट है वो अमेरिकन अथॉरिटीज़ जो हैं, जो वहाँ का एटीसी है, वो ऑपरेट कर रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि वो लोग अमेरिकन अथॉरिटीज़ के साथ संपर्क में हैं कि किस तरह से जो हमारे लोग जो हैं वो इंडियन मिशन में जो स्ट्रैंडेड हैं, 200 से ज़्यादा जो लोग हैं, उन्हें किस तरह एयरपोर्ट लाया जाए और एयरपोर्ट से कैसे उन्हें वापस भारत लाया जाए। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर यही है कि तालिबान ने जो है वो कर्फ्यू डिक्लेयर कर दिया है, तो जो 20 मिनट का जो सफर है, इंडियन मिशन जो है वो एयरपोर्ट से तकरीबन 20 मिनट की दूरी पर है, तो 20 मिनट का सफर जो है वो भी बहुत मुश्किल हो रहा है उसे तय करने का पाने में। जो इंडियन जो लोग वहां पे रह गए थे वो इंडियन मिशन कंपाउंड में कल शिफ्ट कर दिए गए थे और अभी वो वहीं पर ही हैं। सीनियर ऑफिसर्स भी वहां पर हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी वहां पर हैं। 200 से ज्यादा लोग जो हैं वो फिलहाल वहां पर स्ट्रैंडेड हैं। उन्हें वापस लाने की जो है वो एक बैक चैनल जो टॉक्स हैं वो किए जा रहे हैं भारत सरकार द्वारा। यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर देरी क्यों हो गई, क्यों भारत ने, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में जिस तरह से हालात बहुत तेजी से बदले थे, वो क्या वहां से जो रिपोर्ट्स हैं वो दिल्ली तक नहीं पहुंच पाई, और अगर वहां से रिपोर्ट्स दिल्ली तक पहुंची थी तो दिल्ली ने उन पर कार्रवाई
कार्रवाई समय पर क्यों नहीं की, क्योंकि हमने ये देखा था कि जो बाकी के आसपास जो मिशंस हैं, जो भारतीय मिशन के आसपास हैं, उन्होंने अपना जो स्टाफ है वो बहुत कम कर दिया था, लेकिन भारत ने जो है अपना स्टाफ अभी भी बहुत वहां पर ज्यादा रखा हुआ था। इसके पीछे क्या वजह रही होगी, ये सवाल जो हैं जो अब हैं उठाए जा रहे हैं। साथ में कहाँ गलती रह गई, क्या हमारी एक्सटर्नल एजेंसी की गलती रह गई या फिर विदेश मंत्रालय की कहीं गलती रह गई, ये सवाल उठाए जा रहे हैं जिनके जवाब हमें जल्द जो है ढूंढने की कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन उससे पहले ये है जो भारत की प्राथमिकता है कि वो अपने जो निवासी हैं, जो अपने भारतीय हैं जो वहां पर गए थे, उन्हें वापस कैसे लाया जाए, क्योंकि भारत का वहां पर इंटरेस्ट काफी था, वहां पर भारत ने काफी इन्वेस्ट किया था, वो तो अब वापस नहीं हो सकता। लेकिन जो मैन पावर है उसे लाने की जो भारत है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश अभी कर रहा है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो हर एक भारतीय जो है उसे सुरक्षित वहां से इवैक्यूएट करने में भारत सरकार जो है वो कामयाब रहेगी, इसके तहत जो है वो बातचीत चल रही है। सुशील, शुक्रिया अनीता इस पूरी जानकारी के लिए। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द सभी 200 भारतीय जो काबुल में फंसे हुए हैं वो भारत वापस लाए जाएंगे। इस बड़ी खबर पर हमारी निगाह बनी हुई है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो 20 साल बाद तालिबान एक बार फिर अफगानिस्तान को अपने कब्जे में ले चुका है और बीते 4 साल से दिल्ली में रह रही अफगानी नागरिक आरफा का कहना है कि वो अब वापस अफगानिस्तान जाना नहीं चाहती, क्योंकि वहां उन्हें वो आजादी नहीं मिल सकती जो भारत में है। उन्होंने कहा कि तालिबान के खिलाफ उनके अंदर इतना गुस्सा है कि वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती। आप हमें ये बताइए, आप क्यों छोड़ के आए थे 4 साल पहले अफगानिस्तान में? 4 साल पहले हाँ वहाँ पर मतलब बहुत प्रॉब्लम है, बिलखुसूस मतलब लड़कियों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि लड़कियों के लिए ज़्यादा फ्रीडम चाहिए। जैसे इंडियन के अंदर, दिल्ली के अंदर फ्रीडम है, लड़की के लिए वहाँ उतना फ्रीडम नहीं है, मतलब हर चीज़ के लिए फ्रीडम नहीं है। ऐसे हम नहीं बोलते हैं कि फ्रीडम बस क्लोथ का फ्रीडम है, फ्रीडम माइंड का फ्रीडम है। हमें ये बताइए कि तालिबान अभी कह रहे हैं कि वो लोग फ्रीडम देंगे, महिलाओं को अलाउ करेंगे, क्या ये इज इट करेक्ट कि वो लोग अलाउ करें? हम लोगों को एक बार ट्राई किया उसको, मतलब पॉलिटिक को एक बार ट्राई किया, हमने देखा कि वो उस लोगों का कैसे पॉलिटिक है, हम कैसे ट्रस्ट करेंगे कि वो लोगों सच बोलता है, हमेशा वो लोगों लाए है। तो अभी आपका फैमिली वहाँ पर हो, एक्सटेंडेड फैमिली हो गए वहाँ पे, तो उनसे बातचीत होती है, वो क्या कहते हैं आपसे? दे वांट टू कम हियर? वो एकदम से छोड़ करके कैसे आ जाएगा? अगर वो लोगों अभी छोड़ भी दूंगा, रास्ता नहीं है आने के लिए, वो सब मतलब वो लोगों डरता है और सब घर के अंदर लॉकडाउन है, क्योंकि वो लोगों डरता है अगर हम बाहर जाएंगे हमारे लड़की को ये लोगों लेके जाएंगे अपने साथ, और मेरे मतलब लड़का का ज़बरदस्ती से आर्मी लेके जाएगा। इस डर की वजह से सब लोगों घर के अंदर लॉकडाउन की तरह। आपको दिखा दूंगा कि मेरे अंदर में कितना गुस्सा है, मैं कितना उसको मतलब मैं बोल नहीं सकता हूँ, बहुत बद फीलिंग है। भी इस वक्त में अपने परिवार वालों को लेकर चिंतित हैं और उनका कहना है कि वहां तालिबान की हुकूमत आने के बाद अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता है तालिबान पर और महिलाओं की आज़ादी खत्म हो जाएगी। जो कि अफगानिस्तान से हैं उनसे बात करते हैं। अदीबा, जो कुछ अफगानिस्तान में हुआ, तालिबान ने कब्जा कर लिया, वहाँ पर आपकी फैमिली में कौन कौन लोग रहते हैं? क्या उनसे आपकी बात हो पा रही है? हाँ जी, वहाँ पर हमारा सिस्टर है और आंट है। अच्छा। जो उधर अभी रहते हैं, बट और रिलेटिव्स भी है, मतलब नॉट नियर फॉर रिलेटिव्स। यस। तो उनसे बात हो पाई है? क्या कुछ माहौल है वहाँ पे? हाँ जी, यस, वी कैन स्पीक विद देम। they already told us that now the situation is fine, but we can trust. We can trust because we have experience from before, that before what they do in Afghanistan, they all these things record in history. So now we afraid of these things, that they will repeat these things. That's why we are not trusting them. And we don't believe that they will be
like a normal human, and they will treat us as normal humans, especially women. They never respect women as a human. They just know that women is like things that we can use again or again, just these things. They can continue education, they can live as a human, they can go for works, like these things. Yeah. तो आप अभी क्या अफगानिस्तान अभी आप वापस जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं या यहीं इंडिया रहेंगे अभी? No, we never go back Afghanistan. How we go back Afghanistan? But here also we are not comfort here, because we don't have any job. तो ये अदीबा हैं जो कि अफगानिस्तान से हैं और अफगानिस्तान में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर परेशान हैं। इनका परिवार वहीं पर है और इनका कहना ये है कि तालिबानियों की जो महिलाओं के प्रति सोच है, जो उनका स्टैंड है, वो भी उसको लेकर काफ़ी दुखी हैं और नाराज़ भी हैं। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। तो जितने भी लोग दिल्ली में रह रहे हैं, दुनिया के दूसरे इलाकों में, उन्हें अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों की चिंता है, अपने लोगों की चिंता है। दिल्ली में ट्रैवल एजेंट हैं एमल, अफगानिस्तान के हालात को देखकर वो रो पड़े। कल से अभी तक शायद मेरे को 200 कॉल आया और लोग भी साथ ही ट्रैवल करने के लिए पूछते हैं, लेकिन फ़्लाइटों कल हो गया, आज बिल्कुल है नहीं। लोग बहुत परेशान भी हैं। अभी एक लेडीज़ आया था कि वो पूछा कि मेरा बच्चों उधर ही अफ़गानिस्तान में है, हम इधर ही है, इलाज करने के लिए आया था, छोटे छोटे बच्चे उनके अफ़गानिस्तान में हैं। अभी वो बोल रहे कैसे हो जाएंगे, मैं कैसे जाऊँ, और अगर मैं नहीं जाऊँगा मैं हमको बच्चों के कैसे बुलाओ यहाँ। लेकिन ये बहुत ऐसे मुश्किल है, लोग का बहुत परेशानी है। अभी भी मैं न्यूज़ में देखा जो लोग अभी एयरपोर्ट में आया ऐसे सोचते हैं कि हमको ट्रैवल हो जाएगी यहाँ से, लेकिन कोई फ़्लाइट नहीं है अभी, सारे बंद है, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सारे बंद हैं। हम देख लिया जो लेडीज़ हैं, बच्चों का हैं, वो सब मर गया था। और अगर बाहर जाएंगे तालिबान उसको फायरिंग करेंगे, अगर अंदर एयरपोर्ट के अंदर जाएगी और अमेरिकन फौज जो है अंदर, वो अंदर से फायरिंग करेंगे। वो लोग बहुत परेशान हैं, बहुत मजबूरी में है अभी वो सब लोग, बहुत परेशान है लोग। हम देख लिया छोटा छोटा बच्चे हैं, लेडीज़ उसमें फायरिंग की वजह से मरा था। लोग का बहुत परेशान है। इंडिया सरकार से हम ये रिक्वेस्ट हैं, जो भी अफ़गानी लोग वहाँ है अभी, हमारा फैमिली भी हैं, उन लोगों आना जाती है इंडिया में, अगर कोई वीज़ा का इजी करेंगे उस लोगों का, वो लोग आ जाएंगे यहाँ से सेफ्टी करने के लिए। बीजेपी ने आज से देश भर में जन आशीर्वाद यात्रा शुरू कर दी है और इस यात्रा में सभी नए 39 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा 19 राज्य मंत्री भी जन आशीर्वाद यात्रा में हैं। ये यात्रा 22 राज्यों के 265 जिलों से होते हुए 212 लोकसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने बड़ी योजना बनाई है। ये यात्रा प्रदेश के 35 से ज्यादा लोकसभा क्षेत्रों और 120 से अधिक विधानसभा क्षेत्रों से गुजरते हुए 3,500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेगी। तो बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने आज इस जन आशीर्वाद यात्रा को हरी झंडी दी। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश से जो 7 मंत्री बने थे उनमें से 6 मंत्री यात्रा आज से शुरू कर चुकी हैं। कौशल किशोर जी जो लखनऊ के मोहनलालगंज सीट से सांसद हैं बीजेपी के, वो इस यात्रा के ऊपर निकले हुए हैं। ये यात्रा 120 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अलग अलग जगहों पे जाएगी। 3,500 किलोमीटर कवर करने का लक्ष्य रखा गया है। कौशल किशोर जी से पूछते हैं कि इसका पूरा उद्देश्य क्या है यात्रा का, और लोगों के बीच में जाएंगे, क्या बात कहेंगे? ये जन आशीर्वाद यात्रा है और पूरे देश में जो नया मंत्रिमंडल गठित हुआ है वो पूरे देश में 3 दिन की यात्रा कर रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसी तरीके की यात्रा हो रही है। मैं अभी आज उन्नाव हूँ और कल मैं रहूँगा रायबरेली में बछरावा होते हुए बाराबंकी में, और फिर 18 तारीख को कुर्सी विधानसभा क्षेत्र बाराबंकी का करते मैं महमूदाबाद, बिस्वा, लहरपुर और हरगांव सीतापुर में
ये जाकर के मैं इस यात्रा का समापन करूंगा। इसका जो उद्देश्य है कि जो हमारी सरकार है उसने तय किया है कि 75 साल जब आज़ादी के 15 अगस्त 2022 को पूरे होंगे, तो मोदी जी ने बोला है कि तब तक हम पूरे देश में जो लोग भी पात्र व्यक्ति हैं जिनके पास आवास नहीं उनको आवास उपलब्ध करा देंगे। इसके पहले सपा बसपा और कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उन सरकारों ने ना तो आवास दिए, न शौचालय दिए, ना बिजली दिया, ना मुफ्त में लोगों को राशन दिया। ये सारी सुविधाएं जो नहीं दी ये हमारी बीजेपी की सरकार के द्वारा मिल रही हैं, इसलिए ये सुविधाएं लगातार मिलती रहें। इसलिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि फिर से आशीर्वाद दीजिए, उत्तर प्रदेश में 300 से ज़्यादा फिर से सीटें आप जिताइए ताकि ये सुविधाएं आपको मिलती रहें और ज़्यादा सुविधाएं हम आपको देते रहें। अभी जब आप लोग मंत्रिमंडल में शामिल हुए तो देश के तमाम हिस्सों में होर्डिंग लगी हुई है जिसमें ये कहा गया है कि पिछड़े वर्ग से 27 या जो अनुसूचित जाति वर्ग से हैं वो कितने लोगों का प्रतिनिधित्व तो सरकार में मिला है। तो ये जो जातियों को जोड़ने की एक कवायद है, इस यात्रा से उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जी का मिशन था शोषणविहीन जातिहीन समाज की स्थापना। इसकी जितनी संख्या भारी उसको उतने भागीदारी। इसको सपा और बसपा कांग्रेस के लोगों ने नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी मंत्रिमंडल में शासन सत्ता में भी उनकी आबादी के अनुपात में पिछड़े वर्ग को भी और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लोगों को भी शामिल करके ये दिखाया है कि सत्ता में भागीदारी हम बराबर की देने का काम कर रहे हैं। इसका मकसद ये है जो उनका जन समर्थन जो उनके साथ कभी था वो उनका वोटर आज बीजेपी के साथ जुड़ा और बीजेपी के साथ खड़ा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो कौशल किशोर जी का कहना है कि जो भी अगर जनता के बीच में कोई नाराजगी है उसको दूर करने का कोशिश करेंगे और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी के लिहाज से ये मंत्रिमंडल बनाया गया है, उस बात को वो जनता तक पहुंचाएंगे। उन्नाव में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। सुष्मिता देव को आपने अक्सर ट्वीट करते हुए देखा होगा और संघर्ष करते हुए देखा होगा असम की तरफ से, असम कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस में भी। अब वो टीएमसी की हो गई हैं, उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर लिया है। सिलचर से सांसद रह चुके हैं सुष्मिता देव और अब उन्होंने पर एक तरीके से दामन थाम लिया है टीएमसी का। अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन की मौजूदगी में वो टीएमसी में शामिल हुई हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्हें असम टीएमसी का चेहरा बनाया जा सकता है। At Kolkata this morning, accompanied by Honourable Member of Parliament Derek O'Brien. I had the opportunity to meet Abhishek Banerjee, who's the General Secretary of All India Trinamool Congress. It was a very, very good discussion. He has excellent vision and clarity for the party. And after that, all three of us went to meet the Honourable Chief Minister of West Bengal at her office. It was an excellent discussion. Clearly, she has an excellent future vision for the party, and I hope to be helpful in that regard. And I will be addressing a press meet tomorrow in Delhi and answering questions on any details anyone may want. तो सुष्मिता देव टीएमसी में चली गई हैं और उनका कहना है कि उन्होंने सोनिया गांधी को एक पत्र लिखा भी था, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि कोई पत्र अभी तक सोनिया गांधी को उनका नहीं मिला है। लेकिन कांग्रेस सुष्मिता देव के उज्जवल भविष्य की कामना करती है। सुष्मिता देव जी एक कर्मठ, प्रतिभाशाली और काबिल कांग्रेस की कार्यकर्ता और नेता थी और शायद आज भी हैं, क्योंकि उनका कोई पत्र आज तक श्रीमती सोनिया गांधी जी को प्राप्त नहीं हुआ। कि सुष्मिता जी हमारी एक प्रतिभाशाली मित्र थी और वो जो भी निर्णय करेंगी अपने विवेक से और सोच समझकर करेंगी। जब तक उनसे पूरी बात ना हो जाए इससे ज्यादा कहना अनुचित होगा। हां, मैं पार्टी की ओर से भी और स्वयं की ओर से भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं।